हमने ग्राफ देखा था कि हाउ द एनर्जी चेंजेस आर हैपनिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हिसाब से, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो भी देखा था हमने। देन थोड़ा सा हम डिटेल में चले गए थे कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। देन वी वेंट ऑन स्पॉन्टेनियस एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो तो बस हमें ये समझना है डेल्टा जी के रेफरेंस में क्या होता है। डेल्टा जी क्या है, इसके एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है, वो 11th में आएगा, जब भी 11th हम करें। फिर फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हमने ये देख लिया था। टेम्परेचर में फ्रिज वाला एग्जांपल लिया था हमने। सब्जी आ रही है, आप रात को फ्रिज में रख रहे हो, रात को फ्रिज में नहीं रख रहे हो, तो दोनों केस में क्या हो रहा है वो, दैट इज वन वे टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट। फिर ये काइनेटिक्स वाले ग्राफ से हमने समझा था कि कैसे क्या होता है। फिर लाइट देख लिया था, बिजली देख लिया था अपन ने, कैटलिस्ट देख लिया था अपन ने। तो आज ना आई थिंक मैंने बोला था कि विल स्टार्ट कि हाउ कैटलिस्ट वर्क्स। ओके। तो बिकॉज इसके अलावा फिर हमको दो ही चीजें बच रही हैं इसमें, कैटलिस्ट कैसे काम करता है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आई थिंक बेसिक तो तुम लोग को पता ही होगा। एक बार हम ब्रीफ में देख लेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, एंड विल पिक वन टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। बिकॉज एक बार ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना सीख लिया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो लेट्स से दैट वी टॉक अबाउट कि भाई आज का हमारा टॉपिक है कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट है वो कैसे काम करता है, तो एक एक जो जनरल आइडिया आप लोग को है, वो जनरल आइडिया आप लोग को ये है कि भाई जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके, सो आई गॉट इट। कैटलिस्ट का जो आइडिया है जनरल कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो जो वर्ड है ना कि पार्टिसिपेट नहीं करता, वो थोड़ा सा गलत है। पार्टिसिपेट तो करता है बट कंज्यूम नहीं होता है। तो ऐसे समझ लो कि अ, जैसे हमने कढ़ाई ली लोहे की है ना, उसमें कोई सब्जी बना रहा है, तो सब्जी बनाने में कढ़ाई इन्वॉल्व नहीं हुई। ऐसा हो सकता है क्या? कढ़ाई तो थी ना, कढ़ाई में तो सब्जी बनी। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने, लेट से आपकी कढ़ाई का वेट था लेट से 1 किलो, फिर आपने सब्जी बनाई, अब कढ़ाई का वेट हो गया 980 ग्राम्स। तो ऐसा तो नहीं होता है। कढ़ाई वैसी की वैसी रहती है, राइट। तो कढ़ाई कैन बी थॉट ऑफ ऐसा कि ये कैटलिस्ट है, ये इसने जो है रिएक्शन को फैसिलिटेट किया है। तो जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वी कैन राइट इट एज दैट कैटलिस्ट is a substance which alters, है ना। alters मतलब चेंज करना, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। इन जनरल हम बढ़ाने के लिए यूज करते हैं इसको। which alters the rate of reaction। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या, आई थिंक आप सारे बच्चों को पता होगा कि भाई कितनी तेज और कितनी स्लो रिएक्शन हो रही है। which alters the rate of reaction, and now the most important thing, without getting consumed in the process। मतलब ऐसा है कि सपोज करो कि ये प्रोसेस हो रहा है कुछ तो भी, है ना। ये डिब्बे के अंदर कुछ सीक्रेट सा कुछ तो भी इन्वेंशन चल रहा है। आपने यहाँ पे डाला ए और बी, ये तुम्हारे रिएक्टेंट है, और ये सी तुम्हारा कैटलिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे तुमको निकल रहा है प्रोडक्ट और फिर से कैटलिस्ट। तो ये जो कैटलिस्ट तुम्हारा यहाँ पे कुछ तो हो गया, हाँ। तो ये जो कैटलिस्ट तुम्हारा यहाँ पे था ना, ये वाला कैटलिस्ट, और ये जो यहाँ पे कैटलिस्ट है ये सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ पे। हो सकता है कि कैटलिस्ट ऐसे का ऐसा अंदर रहा हो और यहाँ बाहर निकल गया हो, इसने कुछ कुछ अंदर कराया हो। या दूसरी पॉसिबिलिटी और होगी, उस पॉसिबिलिटी को हम देखेंगे 12th क्लास में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो पॉसिबिलिटी क्या होगी, कैटलिस्ट अंदर जाएगा, टूट जाएगा, कुछ तो भी डिफरेंट चीज बन जाएगा। पर जब रिएक्शन एंड हो रही होगी ना, तो कैटलिस्ट फिर से वापस बन जाएगा और एग्जैक्टली उतना ही बनेगा जितना हमने इनिशियली लिया था। तो अगर आप एंडिंग और स्टार्टिंग देखोगे तो आपको लगेगा हाँ, जितना हमने कैटलिस्ट लिया था उतना ही अपने को बाहर निकल गया। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसमें। एक कि कैटलिस्ट को कुछ नहीं हुआ, वो जैसा था जितना था उसने बस सरफेस प्रोवाइड किया एक्चुअली। और दूसरा, एसिड्स वगैरह जब हम लेते हैं ना, तो हम देखते हैं कि कैटलिस्ट टूटता है फिर से, मतलब रिक्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 10th में बिल्कुल काम नहीं आएगा, बट पता होना कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला है प्रोवाइड्स सरफेस, ठीक है, मतलब टेक्स पार्ट इन द
रिएक्शन। भाई सरफेस दे रहा है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है ना, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू कि सरफेस कैसे प्रोवाइड करता है। और दूसरा पार्ट होता है कि गेट्स डिसोसिएटेड एंड देन अगेन रिक्रिएटेड। ठीक है, लिख देता हूं मैं इसमें, केस ऑफ एसिड्स एज अ कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो बिफोर वी गो इनटू कैटलिस्ट एक छोटी सी चीज हमको समझनी पड़ेगी, आई थिंक बहुत आसान है तुम लोग के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैं एक शब्द लिख रहा हूं एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, और मैं एक शब्द लिख रहा हूं एडजॉर्प्शन, तो इससे क्या समझते हो? एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एडजॉर्प्शन क्या होता है? तो आई थिंक ये वाला फंडा तो आप लोग को क्लियर होगा सर। एब्जॉर्प्शन तो अपने को पता है कि हमने जो है सुनंदा को उठा के पानी में डुबो दिया, फिर निकाला उसको, उसके कपड़े भीग गए, है ना, वो चिल्ला रहा है कि क्या चल रहा है मेरे साथ, किसने पानी में डाल दिया। तो वो जो कपड़े भीग गए, पानी हर जगह चला गया, राइट, हम बोलेंगे उसको ये एब्जॉर्प्शन हुआ है। बट ऑन अ सीरियस नोट, इफ आई गिव एन एग्जांपल, कि सपोज करो कि आपने ना एक, लेट्स से, एक बीकर लिया, है ना, और बीकर में आपने ब्लू डाई भर दिया या ब्लू इंक, दिस इज योर ब्लू इंक। और ब्लू इंक कैसे बनती है? ब्लू इंक बनती है तुम्हारी डाई प्लस वाटर से। ठीक, अब इसमें अगर आप, लेट्स से, आपने एक चौक होती है ना, चौक जिससे अपन ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे एक्चुअली, चौक व्हाइट वाली। तो लेट्स से दिस इज, मेरे पास व्हाइट कलर नहीं है, व्हाइट से नहीं बना सकता, तो लेट्स अज्यूम दिस टू बी व्हाइट चौक। अगर आप इसको डुबो दोगे ना और फिर आप निकालोगे, अगर आप इसको निकालोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि आपके पास ये व्हाइट चौक है, और इसमें जो है जितना पोर्शन डूबा था इतना नीला हो गया, राइट। कॉमन ऑब्जर्वेशन होगा आपको। अब अगर आपने लेट्स से इसको ऐसे यहां से तोड़ दिया, और मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शन अगर मैं दिखाऊं इसी को जूम करके, तो आपको क्या दिखेगा कि किनारे किनारे ना ये जो सरफेस था ये तो ब्लू है, ठीक है, बट अंदर ब्लू नहीं है, अंदर बस गीला गीला वाला फीलिंग आएगा, राइट। ये क्या होगा? दिस इज योर ब्लू, एंड अंदर वाला पार्ट इज नॉट ब्लू, ओनली वेट, बिकॉज पानी अंदर परकोलेट हो गया। तो अंदर जो पानी के जाने से तुमको हल्का सा चेंज इन कलर दिखेगा, हल्का सा वो वेट वाली फीलिंग देगा, वो हो रहा बिकॉज ऑफ द थिंग कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, पानी अंदर तक चला गया। वेरस जो सरफेस पे नीला नीला चिपका ना, उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, सरफेस पे। तो हम पहली चीज तो हम लिख सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है, दिस इज योर बल्क फिनोमेना। याद करो क्लास 9th, बॉइलिंग और इवेपोरेशन, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे वहां पे कि भाई बल्क फिनोमेना क्या होता है और सरफेस फिनोमेना क्या होता है। तो दिस इज योर बल्क फिनोमेना, एड्सॉर्प्शन इज योर सरफेस फिनोमेना। ठीक है, नाउ बिफोर आई गो एंड एक्सप्लेन द कैटलिस्ट, एक छोटा सा टॉपिक और समझेंगे हम, इसी से रिलेटेड है, जो एड्सॉर्प्शन उसी से रिलेटेड है। वो टॉपिक क्या है? कि ये जो चिपकने वाला काम हुआ है यहाँ पे, सरफेस पे चिपका या एड्सॉर्प्शन जो हुआ, वो हुआ क्यों आखिर? डाई आखिर क्यों आके चिपक रही है सरफेस पे? ठीक है, सो आई एम गेटिंग अ बिट इनटू एड्सॉर्प्शन नाउ। क्यों जा रहा हूँ? बिकॉज एक बार आपने ये समझ लिया ना, तो आपको कैटलिस्ट का फंडा काफी क्लियर हो जाएगा। So So, can we say it is kind of capillary action? this adsorption. Yeah, like you are saying that it gets like sticked. You gave the example of dye. So डाई तो सरफेस से चिपक गई ना, बट पानी तो अंदर तक चला गया। पानी जो अंदर right. तक गया है ये कैपिलरी एक्शन की वजह से गया है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि Hmm. एंटी ग्रेविटी मूवमेंट आप करा रहे हो कि भैया Right. पानी अंदर कैसे जा रहा है ये, है ना। तो आप अगर Right. जाना है तो यू कैन एक्चुअली गूगल अबाउट कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। सुनने में दोनों एक जैसे Hmm. लगता है, बट देखो क्या होता है, कोहेसिव और एडहेसिव। तो Adhesive force. अच्छा लगेगा यहाँ Right. कुछ नहीं सर हुआ। लास्ट ईयर मॉड्यूल में पढ़ा था ये तो दादा की कनेक्टिंग आवाज है, टॉपिक्स। ये दादा की आवाज है।
दादा किधर हो, दिख नहीं रहे हो? सर इधर ही हूँ, राइट इन द क्लास। दिख क्यों नहीं रहा मुझे? Why can't I see most of you people? Anyways, अब देखो एड्सॉर्प्शन एक बार समझते हैं। तो सपोज करो कि मेरे पास एक बीकर है ना, और मैंने इसमें यहाँ पे पानी भरा है। तो मैं तुम्हें दो चीज दिखा रहा हूँ, एक मेरे पास है एक पार्टिकल जो सरफेस पे है और एक पार्टिकल जो बीच में कहीं पे है। ठीक। तो मैं देखो इस सरफेस को बता रहा हूँ, इस पॉइंट को। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो क्या इस पॉइंट पे नीचे वाला जो वाटर पार्टिकल है वो फोर्स लगा रहा होगा अट्रैक्शन का, राइट? और ऊपर वाला भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा अट्रैक्शन का। लेफ्ट वाला भी लगा रहा होगा, राइट वाला भी लगा रहा होगा। ये एंगल में भी लगा रहा होगा और ये एंगल में भी लगा रहा होगा, ये एंगल में भी लगा रहा होगा और ये एंगल में, समझ रहे हो? फॉर एवरी दिस देयर इज एन अपोजिट फोर्स, बिकॉज बीचों बीच है ना, हर तरफ पानी है उसके। ये चमकता है। बट अगर मैं इस वाले की बात करूं, है ना, तो इसके पास बस नीचे की तरफ फोर्स है, ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है। हाँ, लेफ्ट में जो फोर्स है राइट में भी वही फोर्स है। समझ पा रहे हो क्या? अगर इधर एक फोर्स है तो इधर कोई फोर्स, ये इधर कोई फोर्स नहीं है। इधर एक फोर्स है तो इधर कोई फोर्स नहीं है। ऊपर की साइड पे इसके पास कोई भी फोर्स नहीं, जो भी पार्टिकल सरफेस पे है, राइट? एंड आई थिंक आई कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू पीपल, दैट अगर मैं इसको एक्स और वाई के कंपोनेंट में तोड़ूं, एक्स और वाई के कंपोनेंट में तोड़ूं, तो एक्स में जितने फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर भी है। नेट फोर्स इसमें क्या आएगा नीचे की तरफ? दिस विल बी योर एफ नेट। और एफ नेट किधर होगा तुम्हारा? डाउनवर्ड्स। एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस? जो भी मैंने बोला कि जो सबसे ऊपर वाला पार्टिकल है उस पर नेट फोर्स नीचे लगेगा। क्या समझ पा रहे हो? वेक्टर तो बेसिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शुड आई गो इन डिटेल इन दिस? एनीबडी हैज एनी डाउट? सर ऊपर फोर्स तो नहीं लग रहा है। ऊपर फोर्स लग रहा है, चलो ठीक है देख लेते हैं। देखो ये अगर पार्टिकल है, अच्छा ऊपर फोर्स क्यों नहीं लग रहा? ऊपर फोर्स इसलिए नहीं लग रहा बिकॉज ऊपर कुछ है ही नहीं ना, सरफेस पे है तो जो भी है उसके नीचे है पानी। तो पानी को नीचे से हर जगह से फोर्स मिल रहा है, ऊपर से कोई फोर्स मिल नहीं रहा है। चमका? हाँ सर। अब अगर एक एफ नेट नीचे है तो तुमको पता है कि अगर कोई ना कोई फोर्स है तो कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होगा। तो अगर इसके ऊपर एफ नेट लग रहा है तो ये कुछ नीचे की तरफ चला जाएगा यहाँ पे, राइट? और जैसे ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे जगह खाली होगी, और अगर वहां पे जगह खाली होगी तो कोई ना कोई दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके ऊपर भी नीचे फोर्स लगेगा, फिर वो भी नीचे आ जाएगा, फिर कोई तीसरा यहाँ चला जाएगा। तो ये प्रोसेस होता रहता है। और इसी वजह से अंदर मोशन तुमको आता है, नहीं तो अगर ऐसा ना हो तो तुम पानी में चीनी डाल के छोड़ दो, घुलेगा ही नहीं वो कभी भी, बिकॉज पार्टिकल्स तो मूव ही नहीं कर रहे ना। तो पार्टिकल्स ऐसे मूव करते रहते हैं। बट ये चीज इन्हें पसंद नहीं है, ये चीज इन्हें पसंद नहीं है। ये प्रेफर करेंगे कि यार अगर ये कुछ स्टेबल सा सिस्टम हो जाए, बैलेंस फोर्सेस आ जाए तो मजा आ जाए। अब इसी बात पे ये देखो कि अगर मेरे पास एक ऐसा बीकर है जहां पे सरफेस पे जो पार्टिकल है वो एक एफनेट नीचे की तरफ एक्सपीरियंस कर रहा है और इसकी वजह से उसको नीचे जाना पड़ता है, राइट? अगर उसके ऊपर कोई एक फोर्स लग जाए तो क्या वो बैलेंस हो जाएगा, राइट? और हमें ये पता है कि सपोज अगर ए है और बी है, अगर ए बी के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है इधर, तो बाई एक्शन रिएक्शन पेयर ए के ऊपर बी की तरफ फोर्स लगेगा ऐसे। समझ पा रहे हो? तो अगर ए चाहता है, ये जो पार्टिकल है ये चाहता है कि इसके ऊपर फोर्स लगे, तो ये क्या करेगा? किसी पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि जब ये पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा तो पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा ऊपर। ये समझ पा रहे हो? ये जो यहाँ पे पार्टिकल है, कॉल इट ए। ए क्या चाहता है कि इसके ऊपर एक नेट फोर्स लगे, दिस इज व्हाट इट वांट्स, राइट? राइट? इसको ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए, तो ये क्या करता है, जो भी ऊपर पार्टिकल होता है उनके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। दिस इज व्हाट इट डज। और ये क्या बनाता है तुम्हारा? एक्शन रिएक्शन पेयर। और एक ऐसा फोर्स है, यहाँ पे फोर्स लगता है तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो कोई भी चीज अगर चिपक रही कहीं जाके ना, तो वहां पे कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी चीज चिपक रही कहीं पे सरफेस पे जाके, वहां पे क्या हो रहा है? एडसॉर्प्शन। अब अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं ना, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा तुमको, बट मैं तुमसे अगर सवाल पूछूं कि सेटलिंग ऑफ डस्ट ऑन द सोफा हैंडल इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो पहली बात तो सवाल देख के लगता है क्या बकवास है, मतलब क्या सवाल है ये? दो सोफे पे धूल जम रही है, ये एक्सो एंडो कहाँ से हो गया? ऐसा थोड़े कि मैंने सोफे पे धूल धूल जमे, सोफे पे मैंने हाथ लगा, मेरा हाथ जल जाए, या धूल लगे सोफे में हाथ लगा, मेरा हाथ ठंडा पड़ जाए। ऐसा तो हुआ ही नहीं। ये कैसा सवाल, ये क्या सर पागल हो गए? एनी आइडिया? देखो ध्यान रखना, केमिस्ट्री में दो चीजें, अगर कहीं पे बच्चे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो एनर्जी मोस्ट ऑफ द केसेस में रिलीज होती है ना? और ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक। बॉन्ड, याद करो, बॉन्ड का लिटरल मीनिंग था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर याद आ रहा हो कुछ कुछ तो। और मैंने तुम लोग को बताया था कि इसको मैं तीन टुकड़े में तोड़ सकता हूं। अगर ये 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा का हुआ, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ केमिकल बॉन्ड, है ना? अगर ये 8 किलो जूल पर मोल से कम का हुआ, तो मैं बोलूंगा इसको फिजिकल बॉन्ड। और एक स्पेशल केस होता है जब ये 8 किलो जूल पर मोल से 42 किलो जूल पर मोल के बीच के देता है, इसको हम बोलते हैं एच बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्या है? ये है, सपोज करो कि ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी। और वो कितनी एनर्जी कर रहा है हमको यहां से पता चलता है। क्या है, समझ पा रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड दैट? श्योर? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? पक्का ना? अब बताओ, सोफे पे धूल जमी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? Exothermic because attraction is taking किसी को place. डाउट है इस पे? कोई अगेंस्ट जा रहा है क्या कि नहीं सर एक्सोथर्मिक नहीं होगा? आधे सो रहे हैं क्या? दादा, विहान, सेवंतनी से हाय, सेवंतनी किधर है तुम लोग? एनीबडी No हैव? doubt, sir. ये चमका ना कि अगर सोफे पे धूल जम रही है तो दिस विल बी एन Yes, sir. एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर फिर हाथ क्यों नहीं जलता हमारा? कि हमने धूल भरी चीज छू ली, हमारा हाथ जल गया, फोड़े वोड़े पड़ जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज दैट इज नॉट इनफ, बहुत ही कम होता है। ये समझ पा रहे हो? पक्का आगे बढ़ जाऊं मैं? चलो, अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री, प्योर क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री, दिस इज नॉट एट ऑल क्लास 10। तो समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और अच्छी बात है कि 12th में समझेंगे फिर सीधे इसको। ठीक है? तो दिस इज टॉपिक ऑफ वर्किंग ऑफ अ कैटलिस्ट। मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें आपको 2 पेज पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास से पहले। 2 पेज में 6 रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। तो आई विल गो थ्रू ऑल द 6 रूल्स, and then what I'll do, I'll kind of solve couple of questions with you people, तुमको आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद तो वही करना है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो फिर वो सब जो ये काम ना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो सब नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, चलो। तो ये 3-4 स्टेप में होता है वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट। तो कैसे होता है? सबसे पहले होता है डिफ्यूजन, उसके बाद होता है एड्सॉर्प्शन, उसके बाद होता है केमिकल
बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद होता है डिसॉर्प्शन, जस्ट उल्टा। एब्जॉर्प्शन में क्या था, चिपक रहा था आके, डिसऑर्प्शन में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा वहां से, हट जाएगा वहां से। और फिफ्थ स्टेप है, किसी किसी किताब में फिफ्थ स्टेप लिखते हैं, किसी किसी किताब में बस फोर्थ तक छोड़ देते हैं, बिकॉज फिफ्थ स्टेप इज नथिंग बट अगेन डिफ्यूजन। ठीक है, तो कहीं की किताब में बस ये 4 स्टेप दिया रहेगा, कहीं कहीं में 5वां भी देते हैं। अब देखो क्या है, मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लेट्स से A2 आया और B2 आया और ये 2AB बना रहा है। ठीक है, मैं ये तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, और कैसे, कैटलिस्ट की मदद से। सरफेस वाले पार्टिकल पे बॉइंट फोर्स होगा, बहुत ही क्यूट सा डाउट है ये। बॉइंट फोर्स कब लगता है बताओ, आपने वहां पे हटा के कुछ और डाला है क्या? गो होम एंड टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ बॉइंट फोर्स। गरिमा ने बहुत अच्छा सा डाउट पूछा, एक्चुअली बहुत ही प्यारा डाउट है ये, कि सर सरफेस वाले पार्टिकल पे बॉइंट फोर्स होगा ना। गो होम एंड गो होम का, घर पे ही हो तुम लोग, आफ्टर द क्लास जस्ट डिग अ बिट अबाउट कि बॉइंट फोर्स आता कहाँ से है। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो समझते हैं इसको। तो लेट्स से कि तुम्हारे पास जो A2 है वो कैसा है, A सिंगल बॉन्ड A, B2 कैसा है, B सिंगल बॉन्ड B, और AB कैसा है, A सिंगल बॉन्ड B। तो ये तुम्हारे है रिएक्टेंट और ये तुम्हारा है प्रोडक्ट। ठीक, ये देखो स्टेप ध्यान में रखना, पहले क्या होगा, डिफ्यूजन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर डिसॉर्प्शन और फिर डिफ्यूजन। तो अब सपोज कि तुम्हारे पास ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट को हमने ऐसे बना लिया एटम टाइप्स दिखाने के लिए कि ये कैटलिस्ट है तुम्हारे पास। ठीक है, ये कैटलिस्ट का सरफेस है, जूम आउट करके मैं तुमको दिखा रहा हूँ। तो पहले क्या हो रहा है कि A2 जो है और B2 जो है, वो पहला स्टेप क्या है, डिफ्यूजन। तो ये उड़ते उड़ते आए और ये जो है यहाँ पे आ गए उड़ते उड़ते और इस पे चिपके, और B2 कहाँ आया, यहाँ पे आया उड़ते उड़ते इस पे चिपका। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी तुम्हारी, नेक्स्ट स्टेप में तुम देखोगे कि ये ऐसे बन रहा है, तुम्हारे पास ये कैटलिस्ट है। अब यहाँ पे A और A जो है इस पे प्रॉपरली चिपका। ठीक है, और यहाँ पे B और B इस पे प्रॉपरली चिपका। चिपना मतलब सेकंड स्टेप विच इज एडसॉर्प्शन। अब बहुत ध्यान से देखो कि अगर ये यहाँ पे एडसॉर्ब हुआ, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया होगा, तभी तो चिपक रहा है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, राइट। और अगर कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ। सपोज करो मैं यहाँ पे आग लगा दूं अपने घर में, तो सबसे ज्यादा गर्मी तो मुझे घर में ही फील होगी ना भाई, नेरुल में थोड़े फील होगी। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट भी यहीं पे होगी, और अगर हीट यहाँ पे होगी तो एब्जॉर्ब कौन करेगा, जो आसपास होगा, राइट। तो ये जो सरफेस है ना, ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है, और ये जो B2 होगा ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा, जो A2 होगा वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा। और अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा। तो इनिशियली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था A और A के बीच में, B और B के बीच में, वो धीरे धीरे ओवरकम होगा। और यहीं से कैटलिस्ट का काम होता है कि भाई सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अमोनिया बना रहा हूं तो आयरन ही क्यों काम कर पा रहा है, बिकॉज आयरन के केस में इतना सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि इतनी सफिशिएंट एनर्जी निकलती है कि ये बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। अगर बॉन्ड तोड़ पा रहा है ये, तो कैटलिस्ट है काम का, नहीं तोड़ पा तो कैटलिस्ट काम का नहीं है, सिंपल ऐसा। चमका है ना। अच्छा, जब ये बॉन्ड टूटा, राइट, तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक नई पॉसिबिलिटी इस बॉन्ड के बनने की, समझ पा रहे हो। तो अब इसमें क्या होगा, थर्ड स्टेप में तुमको होगा कि तुम्हारे पास ये कैटलिस्ट है ना। अब यहाँ पे A है और यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे B है। अब यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है A और B के बीच में।
बट ध्यान दो कि अगर कहीं पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, याद आ रहा है, और ये तो केमिकल बॉन्ड है तो यहाँ पे एनर्जी और ज्यादा रिलीज होगी, और एनर्जी अगर रिलीज होगी तो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, वहीं आसपास वाले एरिया में। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये ए और बी के आसपास रिलीज होगी, और ये ए और बी ही इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ए बी की एज अ होल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंड दे काइंड ऑफ लीव द होल सेटअप एंड दे रन अवे। समझ पा रहे हो? नहीं तो सपोज करो अगर उस पर चिपका ही रह जाए तो जैसे जैसे रिएक्शन होगी वैसे वैसे कैटलिस्ट की पावर कम होती जाएगी ना। सपोज करो मैंने बोला कि मैं लेट्स से आलू फ्राई कर रहा हूँ कढ़ाई में, अब उसमें लफड़ा ये कि एक बार आलू जो सरफेस पे चला वो चिपक गया वहीं पे, तो बाकी आलू थोड़ा फ्राई कर पाऊंगा मैं। आलू नीड्स टू बी कीप ऑन लीविंग द सरफेस, तभी तो बाकी आलू भी आके हीट होंगे। तो इन द नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेप व्हाट हैपेंस दैट यू हैव दिस कैटलिस्ट। इनिशियली देखो तुमने, सपोज मैंने बोला इसको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। अब देखो क्या स्टेप 1 और स्टेप 4 सेम आ गए, जैसा कैटलिस्ट उधार लिया था वैसा कैटलिस्ट फिर से बन गया, और यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया है, ए और बी मिल चुके हैं। तो पहला स्टेप क्या था तुम्हारा, डिफ्यूजन, दूसरा एड्सॉर्प्शन, तीसरा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, चौथा डीसॉर्प्शन, निकल गया वहां से, और पांचवा फिर से डिफ्यूजन हो रहा होगा ना। तो डिफ्यूजन दो तरीके से हो सकता है कि ये ए बी उड़ के कहीं जा रहा होगा और दूसरे A2 और दूसरे B2 आ रहे होंगे। क्या है समझ में आया? तो पहला स्टेप वाज व्हाट, दिस इज योर डिफ्यूजन। चमका। यहां पे क्या हुआ तुम्हारा, एड्सॉर्प्शन। यहां पे क्या हुआ तुम्हारा, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, और इवेंचुअली उसके बाद क्या हुआ था तुम्हारा, डीसॉर्प्शन। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया था, फिर से डिफ्यूजन। तो यहाँ पे ए भी दूर जा रहा है, B2 फिर से पास आ रहा है, A2 फिर से पास आ रहा है, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। कोई डाउट इसमें, किसी बच्चे को किसी भी तरीके का कष्ट? हाँ So जी। what will happen to the AB, the one which is there, like another pair of A and B? फिर से बॉन्ड बना लेंगे, सरफेस पे पड़ा ही हुआ है, कहीं पे जाके चिपक जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि वो आपस अच्छा, में जाके चिपके, हो सकता है पड़ोसी से चिपक जाए, okay. जैसे O2 और O3 में इंटर कन्वर्जन चलता था, याद आ रहा है? वैसा कुछ यहाँ पे भी चलेगा। अरे Okay. दिस इज वेरी स्पेशलाइज्ड थिंग, मतलब बड़ा मुश्किल होता है कैटलिस्ट पता कर पाना। अगर तुमने कैटलिस्ट कुछ अच्छा पता कर लिया किसी अच्छे प्रोडक्ट के लिए, तुम पेटेंट लेके बैठ जाओ ना, जो बनाएगा जो भी तुम्हारा कैटलिस्ट यूज करेगा पैसा देगा तुमको। इट्स अ वेरी वेरी नीश सेगमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी नीश सेगमेंट। समझ पा रहे हो? क्लियर है? Yes, sir. तो मैं तुम्हें एक PDF दूंगा, एंड लेट्स मीट दिस सैटरडे। सैटरडे को तुम लोग खाली हो? लेट्स ट्राई टू कवर अप फॉर द पास्ट मिस्ड आउट क्लासेस। अरे Saturday also we have classes. After that we are free. तो अपन भाई 9 बजे फ्री हो तुम लोग सैटरडे को? Yes, sir. So let's meet this Saturday as well as Sunday. What say? Let's cover up for the missed out classes. तो छोटे छोटे पोर्शन में ज्यादा लोड भी नहीं रहेगा, बिकॉज कंटेंट थोड़ा सा हैवी रहता है इधर। तो समझ पा रहे हो, है ना? तुम्हारा एक छोटा सा बस होमवर्क रहेगा, get the all the doubts of NCERT and exemplar, and I'll share a PDF of class 11th redox reaction. ठीक है ना? उसमें I'll pinpoint the number, मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी डाल दूंगा और व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। I'll pinpoint the page number. What you have to do, you have to just read those pages. वहाँ पे 6 रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो we will just practice on that, and once we know the oxidation number, then redox is a piece of cake for us, and then we are done with chapter 1. ठीक है? Now tell me, other than NCERT and example, what else you guys are following? Module. मॉड्यूल मतलब कोई नई मॉड्यूल आई है कि पिछली वाली थी? Last year जो थी वही है.